मॉर्निंग स्टूडेंट। सो केवल बॉन्डिंग पार्ट 3 11th क्लास भी है और 12th क्लास भी है, नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए है। हम लोग पढ़ रहे थे बॉन्डिंग इन कंपाउंड ऑफ सल्फर। ये लास्ट लेक्चर है सल्फर के लिए। अभी कंप्लीट करते हैं हम लोग सल्फर, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट H2SO3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड, उसके बारे में भी पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन है उससे, सो स्टार्ट करते हैं। नंबर नेक्स्ट में H2SO3। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग प्लानिंग करते हैं H2SO3, और ये फेमस कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायो का मीनिंग होता है सल्फर सल्फर बॉन्ड। थायो जहां पे लग जाता है उस नेम में, इसका मतलब होता है कंपाउंड कंटेन सल्फर सल्फर बॉन्ड। कंटेन सल्फर सल्फर बॉन्ड। सो थायोसल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड कंटेन सल्फर सल्फर बॉन्ड। बॉन्डिंग पढ़ना है इसका। इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं, आप भी पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं इसमें। सो ये बॉन्डिंग आपको पढ़ना है H2 और H2O3। यह है सल्फर और यहां एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। यहां पे है डबल बॉन्ड ऐसे, ये है OH, H और O, और यहां पे OH है। यह है फिगर H2SO3। ठीक। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय कि आप जो सेम टाइप का एटम होता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अगर सेम टाइप का एटम हो, एटम एक ही टाइप का हो और इनके बीच में ये जो बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये वाला सेक्शन हुआ, ये तो डोनर होता है, ये ए डोनर हुआ, और ये वाला ए जो हुआ वो एक्सेप्टर है। सो डोनर एक्सेप्टर में ये ऐसे डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा, और ये बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप का होगा। ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं तो ये साइंस में बन जाता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये डोनर है तो 2 इलेक्ट्रॉन का डोनर है, तो ये बन गया -2 और ये बन गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में +2। सो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन था सेम टाइप ऑफ एटम के लिए आपका। हम लोग यहाँ अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -2, और ये है सल्फर जो है वो +2 हो जाएगा। नाउ इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो गया +2, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक बॉन्ड, तो ये +1, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर से ये +1। तो ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो हुआ वो -2। ये ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए लिख लेते हैं कि ये जो H2SO3 एग्जाम में H2S2 और O3 आता है, या फिर और Na2 और S2O3 आएगा, ऐसे इस टाइप का कंपाउंड आएगा। H2S2O3 या Na2S2O3 ऐसे कंपाउंड में आपका पूछा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है आपका +6, और दूसरे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है एंड -2। +6 एंड -2, यह है +6 और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2। फिर आता है पेपर में कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो एवरेज ले लेंगे, दोनों का एवरेज लेना है। तो आप अगर पेपर में आता है कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लिख सकते हैं +6 और -2 और डिवाइड बाई 2। ये दोनों का जोड़ना है, दोनों को जोड़ करके, और 2 सल्फर है बाई 2 कर लेंगे तो 4/2 कर लीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा +2। कभी कभी आता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 टाइप ऑफ सल्फर, ये भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सल्फर, 2 टाइप्स ऑफ सल्फर। सो डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ सल्फर, तो यहां है 6
और माइनस यहाँ पे कर लेंगे -2, तो ये दोनों जोड़ेंगे 6 और +2 और हो गया डिफरेंस जो हो गया वो 8। ये था। नेक्स्ट, और क्या क्या इसमें पूछा जाता है। H2H2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ड्राइंग जानना है। ऑक्सीडेशन स्टेट से ये क्वेश्चन आता है जो पहले भी पढ़ा हुआ है। रिवीजन होने दीजिए, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना और आपके लिए बेटर है, आप और अच्छे से समझेंगे चीजों को। सो थर्ड पॉइंट, नेम पढ़ते हैं। नेम आप जानते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड, जैसे इसका नाम तो जानते हैं H2H2O3, ये नाम जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं थायो असल्फ्यूरिक थायोसल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको बताया था कि अगर एसिड का एंडिंग और उसका एंडिंग अगर इक पे एंड हो रहा है, तो उसका सॉल्ट का जो एंडिंग होगा वो होगा ATE, 8 पे एंडिंग होगा। एसिड अगर इक पे है तो सॉल्ट का एंड लास्ट होता है 8 पे एंडिंग होता है। इक है तो सॉल्ट का एंडिंग 8 पे एंड होगा सॉल्ट। ठीक है, जैसे अब सॉल्ट का नाम, क्योंकि ये एग्जाम में इसके भी नाम पूछे जाते हैं, तो Na2 और H2O3, तो इसका नाम जब लिखेंगे तो लिखेंगे सोडियम, पहले सॉल्ट में सोडियम, फिर लिखेंगे थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, एक की जगह 8, सल्फ्यूरेट नहीं, थायोसल्फेट, सो सोडियम थायोसल्फेट, इसका नाम हो गया सोडियम, और थायो हो गया, और ये है सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, यह है सोडियम थायोसल्फेट, ये सॉल्ट हो गया, एसिड है इसका सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट, इससे काफी क्वेश्चन आता है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड में, जैसे ये हुआ, इसका ड्राइंग है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, कई क्वेश्चन उससे हुआ, उसका नाम लिखना पढ़ना सीखना आपको कि सल्फ्यूरिक इक एसिड है तो इक के जगह पे यहाँ 8 हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट हो गया, इक के जगह 8 हो गया आपका नेम। नेक्स्ट, अगर आप इसी में अगर Na2H2O3, अगर Na2 और H2 और O3 में अगर मैं यहाँ पे 5 वाटर अटैच कर दूं, 5 वाटर अटैच करते हैं, इसका नाम हो जाएगा हाइपो सोल्यूशन। ये बड़ा फेमस है, 11th 12th दोनों क्लास में पढ़ना है। हाइपो सोल्यूशन जो फोटोग्राफी में यूज होता है, अभी का फोटोग्राफी नहीं, अभी तो डिजिटल फोटोग्राफी है। पहले बहुत पहले जो फोटोग्राफी कैमरा जिसमें फिल्म लोडिंग किया जाता था, तो उस फोटोग्राफी में ये यूज किया जाता था, तो इसका नाम आप लिखेंगे कि हाइपो सोल्यूशन। ये भी बड़ा फेमस है, क्वेश्चन तो खूब मिलेगा इसमें, हाइपो सोल्यूशन। अगर इसमें 5 वाटर ऐड कर देंगे, हाइपो सोल्यूशन यूज इन फोटोग्राफी to remove undecomposed HBr from film plate। मैं समझा दूंगा, मीनिंग इसका समझा देता हूं। इन फॉर्म ऑफ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम फिल्म प्लेट इन फॉर्म ऑफ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। तो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है हाइपो सोल्यूशन यूज इन फोटोग्राफी टू रिमूव अनडिकम्पोज्ड HBr फ्रॉम फिल्म प्लेट इन फॉर्म ऑफ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। ये मीनिंग मैं समझा देता हूं, मीनिंग आपको समझाता हूं कि ये हाइपो सोल्यूशन यूज इन फोटोग्राफी टू रिमूव अनडिकम्पोज्ड HBr फ्रॉम फिल्म प्लेट इन फॉर्म ऑफ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। एक लाइन पूछा जाता है इस पेपर में, आपको आगे भी पढ़ना ही है, इसको आगे भी पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें भी पढ़ना है कि जो हाइपो सोल्यूशन है फोटोग्राफी में यूज होता था। पुराना फोटोग्राफी जो कैमरा पे जो रोल फिल्म प्लास्टिक पेपर लोडिंग होता था, उस फोटोग्राफी में मैं समझाता। ये मैं यूज होते हुए मैं देख चुका हूं,
मैं देखा था कि लैब में कैसे यूज होता है, मेरे सामने लोग हाइपर सोल्यूशन निकालते हैं, उसमें आप फोटो फिल्म को डेवलप करते हैं, वो मैं पॉइंट एक एक करके डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट में नेक्स्ट हम लोग फोटो फिल्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे वो वर्क करता है, आपका हाइपर सोल्यूशन में कैसे डेवलप किया जाता है। तो आप पहले सबसे पहले बातें करेंगे फोटो फिल्म, ठीक है। फोटो फिल्म, ठीक है। फोटो फिल्म क्या होता है? तो फोटो फिल्म अब तो मार्केट में नहीं मिलता है, बट मिलेगा, रेयर, बहुत कम अवेलेबल है। बट फोटो फिल्म जो पुराने कैमरा जो है, जब उसमें लोड किया जाता था, एक फिल्म आता था, वो फिल्म है प्लास्टिक पेपर रहता था, उसके ऊपर AGBR का कोटिंग रहता था, ठीक है। अब देखिए, अब सारा चीज़ें डिजिटल हो गया, सब चीज़ें जो है डिजिटल हो गया। अब अपने मोबाइल से भी आप फोटो खींच लेते हैं, तुरंत प्रिंट निकाल लेते हैं, घर पे भी प्रिंट आउट कर लेते हैं। बट पहले जो था बड़ा प्रोसेस होता था। मतलब पहले कैमरा है, कैमरा के अंदर जो प्लास्टिक पेपर है वो 100 रुपीज़ का एक रोल आता था, जिसमें सिर्फ 35 फोटो खींचते थे और उसको लोडिंग होता था। उसको लोड किया, लोड करने के बाद फोटो खींचा, फोटो पता नहीं चलता था कि कैसा फोटो आ रहा है, क्योंकि वो आपको विजिबल नहीं था। जब वो 35 फोटो खींच लिया गया, उसके बाद उसको डेवलपिंग प्रोसेस जाता था। डेवलपिंग में हाइपर सोल्यूशन यूज करते हैं। उसके बाद डेवलपिंग के बाद प्रिंटिंग प्रोसेस जाता था, तो वो 1 हफ्ते का टाइम लग जाता था। लैब में भी आप देंगे तो 1 वीक लग जाता था उसको डेवलप होने में, प्रिंट होने में। तो पहले जो फोटो फिल्म जो बनता था, जब फोटो फिल्म हो गया, मूवी का भी जितने फिल्म होते थे पहले, क्या था, जैसे पिक्चर हॉल हो, अगर पहले आपके मतलब आपके रिलेटिव का, आपका अगर पिक्चर हॉल हो, सिनेमा हॉल हो, ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले इतना बड़ा बड़ा बॉक्स होता था, इतना बड़ा बॉक्स, स्टील का बॉक्स रहता था। उस बॉक्स में कई फिल्म, कई रोल जो होते थे, वो कई 10 रोल होते थे। हर रोल जो होता था 20 मिनट का रोल रहता था। वो रोल पूरा उस पर लपेटा हुआ रहता था, बॉक्स में पैक रहता था। वो मूवी थिएटर में जाता था और वहाँ पे एक ऑपरेटर बैठे रहते थे। ऑपरेटर जो है वो जस्ट एक फिल्म चला, उसके बाद दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, ऐसे लगा करके जस्ट कंटिन्यू रखते थे, ठीक है। अभी सब चीज़ खत्म हो गया। अभी जितने फिल्म रिलीज होता है सब डिजिटली होता है। सब पिक्चर हॉल में भी सब रोल मशीन सब खत्म। अब सीधे सैटेलाइट से डायरेक्ट पिक्चर हॉल में भी वो डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है, ठीक है। वो कोडिंग होता है, कोड मिल गया, वो कोड अपने जस्ट सिस्टम में फिट करेंगे और डायरेक्ट मूवी चलना शुरू हो जाएगा। तो फास्ट हो गया है। अब ये सब चीजें नहीं यूज होता है, बट पढ़ना है, सिलेबस में आपको है और खूब क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, हाइपर सोल्यूशन का, फोटोग्राफी का, कॉम्प्लेक्स बनाना कैसे वर्क करता है। तो फोटो फिल्म पहले जो फोटो फिल्म था वो ऐसे इस तरह से फोटो फिल्म हुआ करता था कि कोटिंग ऑफ AGBR ऑन प्लास्टिक पेपर। सो AGBR का कोटिंग रहता था प्लास्टिक पेपर के ऊपर, जो है वो AGBR का, इसी को हम लोग साइंस में सिल्वर स्क्रीन भी बोलते थे। पिक्चर हॉल को भी बोलते थे सिल्वर स्क्रीन इसी के नाम पे चलता था कि AGBR का कोटिंग हुआ करता था वो फोटो फिल्म पे। तो इस तरह से आता था। 100 रुपीज का एक रोल आता था, वो ब्लैक बॉक्स में बंद रहता था और वो एक इस तरह से फिल्म है और इसके ऊपर थिन कोटिंग किया हुआ है। AGBR का एकदम डार्क कोटिंग किया हुआ है प्लास्टिक के सीट के ऊपर। तो ये AGBR का कोटिंग है जो प्लास्टिक सीट के ऊपर एकदम थिक एकदम कोटिंग किया हुआ है। तो ये है आपका AGBR, ऐसा इस पे कोटिंग किया हुआ है ऐसा। ये फोटो फिल्म होता था। इसको ब्लैक बॉक्स में पूरा लपेट करके एकदम अंधेरे में रखा जाता था। बाहर सनलाइट नहीं, सनलाइट में वो बॉन्ड सब ब्रेक कर जाता था और फिल्म डैमेज हो जाता था। तो ये फोटो फिल्म बनाने वाली कंपनी जो सबसे पहले बहुत फेमस कंपनी थी, कोडक का दिवालिया हो गई कंपनी। कोडक का आप पूरा पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी थी, जो फोटो फिल्म कैमरा बनाना, वो उनमें मार्केट में नंबर 1 कंपनी थी। बट जैसे ही सब चीज़ें चेंज हुआ, और भी कंपनियां थी, कोडक था, कोनिका, फ्यूजी फिल्म, ठीक है। तो सब कंपनी अपनी बिजनेस धीरे धीरे शिफ्ट कर ली। सबको आपको टाइम जैसे जैसे चेंज होते रहा, सब कंपनी को जस्ट चेंजेस, मतलब उनको दिखना, देखिए
जैसे होता है कि आप भी बिजनेसमैन बनेंगे, तो बिजनेसमैन बनते समय आपको विजन, लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ता है। मतलब आप जब बिजनेस करेंगे तो कोई भी बिजनेस का आप मतलब बिजनेसमैन बन रहे हैं तो ये नहीं कि आप, कई लोग सोचता है कि बस आज पैसा लगाया और कल पैसा आना शुरू हो जाएगा, कल हम रिच हो जाएंगे, एक हफ्ते 2 हफ्ते में हम खूब अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, कोई लाइफ का शॉर्टकट नहीं होता है। लॉन्ग विजन रखना पड़ता है। लॉन्ग विजन का होता है कि 5 ईयर का टेन्योर रखा जाता है, हर मल्टीपल 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर ऐसे प्लानिंग किया जाता है। ये नहीं कि तुरंत 1 साल में या 6 महीने में आप सारा अर्निंग हो जाता है, नहीं। उस जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसका रूल्स होता है कि पहले ब्रेक इवन क्रैक किया जाता है। ब्रेक इवन, जब ब्रेक इवन का मतलब जितना इन्वेस्टमेंट लगाए, 1 करोड़ रुपए लगाए तो कोशिश किया जाता है कि 6 महीने या 1 साल के अंदर 1 करोड़ मेरा रिटर्न हो जाए। ब्रेक इवन उसको तोड़ना बोलते हैं कि वो ब्रेक इवन टूट गया कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो लग गया। उसके बाद आगे प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। आप इकोनॉमिक्स का बहुत सारा रूल है, धीरे धीरे आप सीखेंगे। जब बड़े होंगे आप, जब आप बिजनेस करेंगे तो टेन्योर बनाया जाता है 5 ईयर के मल्टीपल में। 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर का एक विजन रखा जाता है। कोडक नंबर 1 कंपनी थी, ठीक है, वो उसने फ्यूचर को नहीं देखा। अदर कंपनियां जो थी, कोनिका थी, कोनिका जो है उसने देख लिया, उसने समझ गया कि वो कैमरा में रोल बनाने में उन लोग भाई बहुत एक्सपर्ट था कोनिका, बट उसको लगा कि ये धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। और जब चेंज हो गया तो वो क्या कर दी कोनिका अपने पूरे प्लांट को कन्वर्ट कर दी जीरोक्स मशीन बनाने में, स्कैनर बनाने में, प्रिंटर बनाने में। और कोनिका अभी भी स्टेबल कंपनी है। अभी भी मेरे ऑफिस में एक मशीन है जो बड़ा बड़ा जीरोक्स मशीन आता है, जो आपके टेस्ट पेपर में यूज होता है मशीन, तो कोनिका का ही है। तो हम लोग देखें कि कोनिका अपने बिजनेस को चेंज की, रीमोडिफाइड की। उसी को जो फिल्म बनाती थी उसकी जगह वो प्रिंटर बनाना शुरू कर दी, उसके जगह उसने स्कैनर बनाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े जीरोक्स मशीन बनाना शुरू कर दिया। वो दूसरे फील्ड में आ गई। मतलब फील्ड तो वही है, फील्ड तो वही है, फोटोग्राफी का ही फील्ड था, बस इसका अलग। उसने देखा, टाइम फ्रेम देखा कि ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगा कुछ ना कुछ टाइम के बाद, और ये खत्म हो भी गया। मार्केट से जीरो हो गया, अब खत्म हो गया मार्केट से। तो उन लोगों ने कंपनी को तुरंत पहले ही 5 साल 6 साल पहले ही विजन उन्होंने देख लिया था कि ये चीज़ें खत्म होगा, और धीरे धीरे उन्होंने शिफ्ट कर लिया। और कोनिका अभी भी स्टेबल कंपनी है। कोडक नहीं देख पाया। कोडक जो है वो विजन नहीं कर पाया। उसको लगा कि मैं तो नंबर 1 हूँ और आगे भी रहूँगा। बस जैसे मार्केट चेंज हुआ, चेंज होते ही वो पूरा का पूरा कंपनी दिवालिया हो गई, पूरा कंपनी खत्म हो गया। तो पहले हम लोग जब आपके एज के थे, मैं जब, या मेरा ग्रुप, मेरे दोस्तों का ग्रुप जब आपके एज का, जब 15 साल के 16 साल के थे, तो हम लोग भी हॉबी में फोटोग्राफी रहता था, तो इसी का फिल्म, कोडक का फिल्म लिए, लोड किए, कैमरा में लोड कर करके फोटो खींचने रहना, फोटो खींच करके प्रिंट निकालना। तो उस 35-40 फोटो खींचेंगे तो उसमें एक बढ़िया फोटो निकलता था। आज के टाइम में क्या, कि आज के टाइम में डिजिटल है, कैमरा है, एक से एक DSLR कैमरे आते हैं कि वो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपकी फोटोग्राफी कैसी है। तो ये AJBR पुराना कैमरा में आपके घर में होगा। मदर फादर से आप बोलेंगे कि हमको वो फिल्म, पुराना फोटो का फिल्म दिखाइए, हर एक घर में रहता है। तो ये AJBR है, प्लास्टिक पेपर के ऊपर कोटिंग किया रहता है, वो इसको हम लोग सिल्वर स्क्रीन भी बोलते हैं, और डार्क कोटिंग रहता है, ठीक है। जब ये कैमरा में लोड करेंगे तो लोड करते समय जो लेंस होता है कैमरा का, जहाँ से फोटोग्राफी कैप्चर किया जाता है, वो लेंस के सामने ये एक, इसका एक पार्ट, मान लीजिए एक छोटा सा पार्ट जो होता है 1 इंच या 2 इंच का, ये पार्ट हुआ, ये लेंस के सामने ये वाला पार्ट, इसी का जो है वो, इस पार्ट प्लास्टिक पेपर पे AJBR कोटिंग किया हुआ ये पार्ट आता है, ऐसा। और ये सब हम लोग देखते भी थे। जैसे मैंने बताया ना कि मैं जब आपके एज में था, 15 साल का, 16 साल का था, तो मैट्रिक का 10th क्लास का फॉर्म भरा जाता था ना। तो फॉर्म भरने के समय सबको फोटोग्राफी, सब लोगों को फॉर्म भरते समय फोटोग्राफी करना है, सबका फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो। तो सारे स्टूडेंट जितने स्कूल के थे सब शाम को एक साथ लाइन लगा के स्टेडियम में जाते, स्टूडियो में जाते, बैठते रहते थे। तो कैसे फोटो लिया जाता था, तो वो देखिए, अभी भी फोटोग्राफी का वही ट्रिक है कि यहाँ बैठे हुए हैं, कोई स्टूडेंट यहाँ बैठा, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे अम्ब्रेला लाइट होता था। आप देखते थे कि अभी भी स्टूडियो में देखेंगे तो अम्ब्रेला लाइटिंग रहता था, ऐसे अम्ब्रेला करके, अम्ब्रेला शेप से ऐसे लाइटिंग रहता है। डायरेक्ट लाइट गिराया जाता था अम्ब्रेला के थ्रू। लाइट डायरेक्ट गिराने पे क्या होता है कि लाइट एक जगह फोकस करेगा, और अम्ब्रेला लगा देंगे तो लाइट क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और लाइट जो होता है वो फेस पे जाएगा, ऐसे ऐसे, या बॉडी पे जाएगा,
ठीक है, ऐसा बॉडी के दोनों साइड से लाइट, इस साइड से आएगा, इस साइड से आएगा, इस साइड, और लाइट जो है बहुत सारा लाइट, करोड़ों अरबों लाइट्स रे जो आपके बॉडी के ऊपर जाएंगे, बॉडी से रिफ्लेक्ट करेंगे, और रिफ्लेक्शन होता है यहाँ आपके बॉडी के हर पार्ट से, हर फेस, नोज, ईयर, आई, सब पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारा लाइट अचानक दोनों साइड से पड़ेगा फेस पे, और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके वो जो कैमरा के सामने जो छोटा सा, इतना छोटा सा लेंस, उस पर ऊपर जाके लाइट गिरेगा, और लाइट गिरते ही वो जितने लाइट गिरेगा, ये लाइट गिरते ही ये सारे बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ये जितना लाइट इधर से आया, इधर से लाइट आया, दोनों साइड से लाइट आया, और जैसे ही फिल्म के ऊपर गिरेगा तो आपका बॉडी का हर पॉइंट का एक एक कोऑर्डिनेट वहां बनते जाएगा। जैसे इस पॉइंट से गिरा लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट होकर लेंस पे गिरेगा, और ये यहाँ पे आपका बॉडी का पूरा एक एक सेक्शन का, आई का, नोज का, सब सेक्शन का यहाँ इमेज बनाना शुरू कर देगा ऐसे, क्योंकि जहां जहां गिरेगा वो बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर देता है, बॉन्ड ऐसे ब्रेकिंग शुरू हो जाएगा। जहां नहीं गिरा है यहाँ पे अनडिकम्पोज, अनडिकम्पोज्ड एजीबीआर, यहाँ पे किनारे किनारे पे अनडिकम्पोज्ड एजीबीआर, ये जो किनारे रहेगा अनडिकम्पोज, ये जो जहां पे गिरा, जिस जगह गिरा लाइट आपके बॉडी से रिफ्लेक्ट हो गए वहां तो एकदम ऐसे बनाते रहेगा, इस तरह से एकदम कोऑर्डिनेट जैसा आपका आई है वैसे ही शेप में पूरा बॉडी को बनाना शुरू कर देगा। जहां नहीं गिरा है लाइट, ये सब सेक्शन है, लाइट जहां पे नहीं पास हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं अनडिकम्पोज्ड एजीबीआर। तो फोटोग्राफी ऐसे होता था, बैठ गए हम लोग, दोनों साइड से अम्ब्रेला, लाइट आया, लाइट फेस पे डाला गया और लाइट रिफ्लेक्ट होकर लेंस पे गया। वो जैसे ही बोले ओके, सो जस्ट क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद हम लोग वेट करते थे, बैठे रहते थे कि नहीं हमको अभी चाहिए। 10th का फोटोग्राफी होता था तो बोला जाता कि अभी हमको दे दीजिए, 2-3 प्रिंट करके दे दीजिए, ठीक है। तो देखते थे, बोले कि एक लोग फोटो खींच रहा है, दूसरा स्टूडियो का जो स्टाफ रहते थे वो तुरंत कैमरा में से फोटो निकाले, फिल्म निकाल लेते थे। वो सिंगल फोटोग्राफी रहता था, जो 10th का फॉर्म भरते थे उस समय। तो फोटो निकाले, हम लोग देखते रहते थे, निकालते ही उनके पीछे पीछे चले जाते थे कि भाई हमको दीजिए, अभी प्रिंट कर दीजिए। तो बोलते थे 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट में करते हैं। फिर मैं देखता था उनको कि उसके बाद इसको ले आके एक यहाँ पे यही एक ऐसे छोटा सा जो रहता था कंटेनर रहता था, इतना फैला हुआ रहता था चौड़ा सा कंटेनर, इसी में वो हाइपो सोल्यूशन रखते थे, वो हाइपो सोल्यूशन, ठीक है। उस समय तो 10th क्लास में नहीं पता था कि ये कौन सा सोल्यूशन है। हाइपो सोल्यूशन वही Na2H2O3 और यहाँ पे 5 वाटर। जब हम लोग 11-12 पढ़ने लगे तब पता चला कि वो सोल्यूशन जो था वो हाइपो सोल्यूशन था। तो हाइपो सोल्यूशन में वो जो फोटो जो मेरा खिंचा हुआ था वो तुरंत हाइपो सोल्यूशन में वो फोटो, पूरा फोटो जो है उसको डाल दिए इसमें। वो हाइपो सोल्यूशन क्या होता है कि किनारे किनारे जितना अनडिकम्पोज एजीबीआर है उसको डिजोल्व करने लगेगा, डिजोल्व करके हटाने लगेगा। और उसके बाद हम लोग देखते थे तो उसके बाद ये फोटो पे क्लीन, एकदम क्लीन जो होता था, एकदम यहाँ पे आपका जो सारा जैसे आप बैठे हुए थे जिस पोजीशन पे थे एकदम सेम आपका यहाँ पे वो प्रिंट नहीं होता था। अभी प्रिंट नहीं, वो निगेटिव आ जाता था, उसको हम लोग बोलते थे निगेटिव आ गया। निगेटिव ऐसे दिखता था, ऐसे सब लाइट में देखते थे कि कैसा फोटो आया तो पता चल जाता था। बाकी उसके बाद प्रिंटिंग प्रोसेस था, उसको जस्ट लगा करके 5 मिनट 10 मिनट के अंदर वो प्रिंट करके दे देते थे, ठीक है। तो ये फोटोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट था, पुराने फोटोग्राफी जो कि फिल्म लोडिंग कर करके फोटो लिया जाता था, तो वो सिल्वर ब्रोमाइड एजीबीआर जो है वो कोटेड फिल्म रहता था। जैसे आप खड़े रहिएगा, लाइट आपके बॉडी पे आया और सारा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और लेंस पे गिरेगा। उस लेंस के पीछे ये जो एजीबीआर कोटिंग है इसके ऊपर लाइट जा करके आपके हर बॉडी के एक एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट जो होगा उस जगह बना देगा, और जैसे कोऑर्डिनेट बना देगा तो आपका पूरा इमेज इसके ऊपर आ जाएगा। बट किनारे किनारे सब अनडिकम्पोज एजीबीआर रहेगा। उसको घुलाने के लिए हाइपो सोल्यूशन में डाला जाता है। हाइपो सोल्यूशन डालने के बाद निकालने पे निगेटिव जनरेट होता है। निगेटिव आपके घर में मिल जाएगा, श्योर मिल जाएगा। आप मम्मी पापा से बोलिए कि आप कोई पुराने फोटो का निगेटिव दिखाइए तो वो दिखा देंगे, वो घर में रहता ही है। क्योंकि आप जब मैं आपके एज तक था तब तक तो यही फोटोग्राफी हम लोग, इवन ये आपके क्या IT में भी था। मैं IT रुड़की में 2003 में मेरा पास आउट है, और 2003 में जब मैं पास आउट हुआ था तो मुझे याद है कि 4 दोस्त हम लोग जो आप एक हॉस्टल में रहते थे, डबल सिंगल रूम था। तो जो भी अगल बगल 4 लोग रूम में रहते थे, अगल बगल के लोग चारों लोग मिला के पैसा मिला के जुटा के एक बड़ा सा मोबाइल खरीदे थे, जो कि शेयरिंग कर करके हम लोग अपने पेरेंट्स से बात किया करते थे। 2003 तक मोबाइल उतना फेमस नहीं था। नेक्स्ट बड़ा वर्क करता है तो
अनडिकम्पोज जाएगा था, तो 1000 आप लिख लेंगे HBR और ये करके फोटो से में फेस है, बॉडी है, हर पॉइंट, हर एक पॉइंट का एक पॉइंट बन जाता है। भी मोबाइल इतना फेमस, जो लाइट आपके बॉडी से रिफ्लेक्ट करके गया, जो लाइट नहीं गया, उसके बाद जब वहां पर जो है वो मोबाइल में हाईली रिवोल्यूशन शुरू हुआ, उसके अंदर एक से एक कैमरा आना शुरू कर गया। ये अनडिकम्पोज्ड मैं जब HBR था, इन फिल्म भी हम लोग फोटोग्राफी, इसी से फोटो फिल्म तक है। कैसे ये डिजॉल्व करता है, कैसे हटाता है, उस फिल्म पे ये अनडिकम्पोज्ड HBR। इसको क्लीन करने के लिए हम लोग हाइपो सोल्यूशन का हेल्प लेंगे। हाइपो सोल्यूशन में ऐसे प्लान करना है, Na2 और H2 और O3 ऐसा होता है, और इंटू 5 वाटर, तो 5 वाटर ऐसे, यहाँ पे 5 वाटर, ये सोल्यूशन जो है वो आप इसको बोलेंगे, ये है हाइपो सोल्यूशन। हाइपो और सोल्यूशन, ये हाइपो सोल्यूशन है, ठीक। हाइपो सोल्यूशन में 2 मोल्स ले लीजिए ना, 2 मोल्स लेना पड़ता है यहाँ पे, तो अगर आप 2 यहाँ पे करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ऐसे हाइपो सोल्यूशन ये है, बट अगर आप यहाँ 2 कर लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 10 हुआ ऐसे। यहाँ सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है Na और Ag, Na का होल थ्राइस, जस्ट रुके बैलेंस करने दीजिए, Ag और H2 और O3 का होल ट्वाइस, ऐसे एक कंपाउंड बनेगा, और यहाँ पे NaBr साथ में बन जाता है NaBr ऐसे। ये चेक कर लेंगे, यहाँ पे चेक करिएगा, इसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। यही कॉम्प्लेक्स है जो सोलेबल इन वाटर, ये जो वाटर है उसमें जाके घुल जाएगा, घुल करके पूरा फिल्म को क्लीन कर जाता है। तो ये है सोलेबल इन वाटर, सोलेबल कॉम्प्लेक्स इन वाटर। सो हाइपो के बारे में लिखा भी जाता है कि हाइपो सोल्यूशन एक्ट एज कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ये इसको कॉम्प्लेक्स बना के हटा देता है, सोल्यूशन से हटा देगा। सोलेबिलिटी के लिए वाटर है जिसमें डिसॉल्व हो जाएगा। हाइपो सोल्यूशन आप लिख सकते हैं एक्ट एज कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। सो हाइपो सोल्यूशन एक्ट एज कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ये कॉम्प्लेक्स बना करके अलग कर देगा। कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट आप ध्यान रखेंगे, यहाँ H2O3, ये H2O3 पे चार्ज होता है -2, और सोडियम पे चार्ज होता है फिक्स है, तो +1 जानते हैं। अब आप चेक कर लेंगे, चेक करेंगे तो यहाँ सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऐसे रहता है। कई बार एग्जाम में ऐसे ब्रेक किया हुआ भी मिलेगा। सोडियम को 3 पार्ट में ऐसे ब्रेक कर लेंगे, और जैसे सोडियम को 3 पार्ट में ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ हुआ Ag, और यहाँ H2O3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे 3- ऐसे होगा। तो ये है कॉम्प्लेक्स जो सोल्यूबल इन वाटर, और ये बड़ा फेमस रिएक्शन है कि हाइपो सोल्यूशन कैसे वर्क करता है फोटोग्राफी में। तो अब तो ये सब नहीं होता है, बट क्वेश्चन तो खूब सारा पूछा जाता है हाइपो सोल्यूशन का। Na2H2O3 नेक्स्ट, इसका यूज है टाइट्रेशन में, आयोडीन को रिमूव करने में भी यूज किया जाता है। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 7 पॉइंट। सो Na2H2O3 यूज टू रिमूव आयोडीन फ्रॉम solution in titration so used to remove iodine in solution। आयोडीन रिमूव करने में भी यूज किया जाता है। कैसे रिमूव करता है वो रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन है, वो जहां से लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यह है Na2H2O3, रिमूव आयोडीन, ये आयोडीन से रिएक्शन कर लेता है। 2 मोल्स ले लेंगे यहाँ पे, और प्रोडक्ट बन जाएगा Na2S4 और O6, और प्लस साथ में बन जाएगा Na, और 2 मोल्स ऑफ Na, 2 Na। चेक करिए बैलेंस रिएक्शन। सो ये Na2H2O3 ये आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके ये प्रोडक्ट बना देगा। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे +2। यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेक कर लीजिए, यहाँ पे 612 और 2 + 2.5 ये है। इसके बारे में भी लिख सकते हैं, इसके बारे में भी आईटी में पूछा हुआ है। Na2S4O6 लिखिए।
12, सॉरी 8, सो Na2 और S4O6, इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। ये है सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट, या आप इसकी जगह आप लिखेंगे H2S4O6, तो टेट्राथायोनिक एसिड, इसका नाम लिख सकते हैं टेट्राथायोनिक, टेट्राथायोनिक एसिड। यहाँ 8 है, 8 की जगह 1 हो जाता है, टेट्राथायोनिक एसिड। इसके बारे में भी पूछा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप पढ़े भी हुए हैं, फिर से लिख लीजिए। सो यहाँ पे सल्फर ऐसे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे सल्फर लिख सकते हैं, सल्फर लिख लीजिए, सल्फर डबल बॉन्ड O, और यहाँ है O माइनस और Na प्लस, यहाँ है O माइनस और Na प्लस, हो गया। देखिए फिगर, सो Na2S4O6, चेक करिए। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे -2, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे +2, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये भी -2, यहाँ पे हो गया +2, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे -1, यहाँ हुआ +1, बट इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, यहाँ कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। आइडेंटिकल एटम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो यहाँ पे भी +5 आ जाएगा, चेक कर लीजिए डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसा। सो इस फिगर में पूछा हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फर, तो एक का 5 है, फिर 0 है, फिर 0 है, नेक्स्ट का 5 है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, कोई भी Na2S4O6 या H2S4O6 कोई भी ले सकते हैं। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो ये है +5 एंड 0, +5 एंड 0, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ये हुआ। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज निकाल के देखिए 2.5, ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो एक का 5 है, फिर है 0, फिर 0 है, फिर है 5 और डिवाइड बाय 4, सो ये हो गया +2.5। चेक करिए डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 टाइप सल्फर, difference between oxidation number of 2 types of sulfur। तो 2 टाइप्स ऑफ सल्फर, एक सल्फर है 5 और दूसरा है 0, और डिफरेंस ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये और तो सल्फर में कंप्लीट हो गया है, सल्फर में ये तो फाइनल 9। मान लीजिए अगर पढ़ना हो H2 और S4O6 ऐसे, H2S4O6, तो इसको बोल सकते हैं डाइथायोनिक, सॉरी H2O4 लिखना, O4 लिखना हो, O4, H2S2 और O4, H2S2O4 करेंगे तो इसको डाइथायोनिक एसिड बोलेंगे, डाइथायोनिक एसिड। और वो हो गया, सॉरी O6 कर लीजिएगा ऐसे, रुके एक मिनट फिगर बना दीजिए मुझे, HO सल्फर और डबल बॉन्ड O और सल्फर और डबल बॉन्ड O, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम होगा डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। सो 2 सल्फर है और इसका नाम हो जाता है टेट्राथायोनिक एसिड, 4 सल्फर है, तो इसका नाम लिख लीजिएगा, कभी नाम पढ़ना हो तो डाइथायोनिक एसिड। सो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है +5 और यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5।
सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +5। कंप्लीट सल्फर फैमिली तो फाइनल हो गया, और लास्ट में एक तो 11 पॉइंट हो गया कंप्लीट। सारा कंपाउंड तो हम लोग पढ़ लिए हैं। लास्ट में इस पे आप कुछ वर्क करना चाहेंगे तो इस पे देख लीजिए। 12 पॉइंट जैसे आपको सिखाना था कि H2SO4 जो है आप जानते हैं यहाँ +6 हुआ, ठीक है। सो सल्फ्यूरिक एसिड है ये है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसका बॉन्डिंग, इसमें 2 बॉन्ड चलता है। एक बॉन्डिंग ऐसे होता है H और O और सल्फर, और डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O और H। ये है न्यू बॉन्डिंग है। पुराना बॉन्डिंग ऐसा होता था HO सल्फर और ऐसा ऐसा, ये पुराना बॉन्डिंग है। तो दोनों बॉन्डिंग आपको पढ़ना है। तो ये है न्यू बॉन्डिंग, ये है ओल्ड बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों पढ़ना है आपको, दोनों बॉन्ड आपको पढ़ना है। पूछा जाता है कि कितने आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड है H2SO4 में, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो आप लिखना है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन H2SO4 पूछा जाता है। तो H2SO4 में आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 कहेंगे, 1 और 2। ये कैसे ये ओल्ड बॉन्डिंग एंड न्यू बॉन्डिंग होता है, तो आप यहां पे लिख लेंगे कि ओल्ड बॉन्डिंग जो है वो बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। सो जो ओल्ड बॉन्डिंग, पुराना बॉन्डिंग है, बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। ये ओल्ड बॉन्डिंग है बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट के रूल पे 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए। सो ऑक्टेट रूल में देखिए आपका जैसे H हुआ और O हुआ और फिर S समझिए। सल्फर, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 और 5 6, ऐसे सोचेंगे सल्फर के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो ऑक्टेट रूल, जब ये बॉन्डिंग शुरू किया, सल्फर ने बॉन्डिंग शुरू किया, तो आप रूल समझना है कि मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 और 6। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 और 5 और 6 ऐसे। हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन का डुप्लेट फॉलो करता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ऐसे। अब बॉन्डिंग देखेंगे, हाइड्रोजन फॉलो कर रहा है डुप्लेट रूल। हाइड्रोजन तो डुप्लेट रूल फॉलो करता है जो शुरू से 9th 10th क्लास से पढ़ रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल हो जाता है। ये हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबिलिटी ऐसे गेन कर लिया ऐसे, ठीक है। ऑक्सीजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन का ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे सॉरी शेयरिंग हो रहा है ना, यहाँ पे ग्रीन वाला भी कवर करेंगे, ऐसे लेना है। ये ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8, ऑक्सीजन का यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन में ऐसा हो गया, ठीक है। सल्फर का 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो ऑक्टेट के लिए सल्फर जो है ऐसे शेयरिंग करेगा, इस तरह शेयरिंग करके यहाँ देखिए, यहाँ 2 और 2 4 2 6 और 2 8 कंप्लीट है। बट अभी एक्स्ट्रा जो है 2 ऑक्सीजन और बैठे हुए हैं, तो 2 ऑक्सीजन ऐसे बैठे हुए हैं 1 2 3 4 और 5 6 ऐसे। यहाँ 2 ऑक्सीजन ऐसे बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हुआ यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये डोनर बनेगा, ये ऐसे डोनर बनेगा, शेयरिंग नहीं करेगा ये डोनर, और साथ में अपने पास भी रखेगा। मतलब ये जो ऑक्सीजन को ऐसे डोनेट कर रहा है, यहाँ ऐसे इस तरह से ऐसे डोनेट किया। देखिए यहाँ पे इसका भी काम हो गया, 8 हो गया, और इसका भी काम हो गया, और इसमें भी ऐसे हो गया कि इसके पास भी 8 हो गया और सल्फर भी अपना मेंटेन रखा। अब यही बॉन्डिंग जब आप पूरा अच्छे से आप लिखेंगे तो यही साइंस में बन जाता है H। ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये शेयरिंग है, सिंगल बॉन्ड हुआ, सल्फर और फिर शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड, और ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डोनर हुआ एक्सेप्टर हुआ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा हो गया, और नीचे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा हो गया, नीचे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से हो गया।
जबकि ओल्ड बॉन्डिंग है बेस्ड ऑन वैलेंसी। तो दोनों बॉन्ड आपको मॉडर्न केमिस्ट्री भी सीखना है फिगर के लिए, ओल्ड केमिस्ट्री भी सीखना है। तो आप लिखेंगे न्यू बॉन्डिंग, बॉन्डिंग जो है बेस्ड ऑन वैलेंसी। सो जैसे आप H2SO4, आपने देखा कि H2SO4 यहां ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 है, तो इससे आपको सीखना था कि 6 बॉन्ड फॉर्म बाय सल्फर। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं, इससे आपको सीखना था न्यू जो बॉन्डिंग है, तो उससे समझना है 6 बॉन्ड्स फॉर्म बाय सल्फर इन H2SO4। 6 बॉन्ड फॉर्म बाय सल्फर इन H2SO4, ये ऐसे सीखना है। 6 बॉन्ड कैसे बनेगा, तो वो कुछ ऐसा, ऑक्सीजन सल्फर ऐसे 6 बॉन्ड के लिए ऐसे बनाना होगा। हो गया। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये है +6। सो ये है न्यू फिगर और ये ओल्ड फिगर। ओल्ड फिगर में साइंस का रूल था ऑक्टेट कंप्लीट करना है, किसी तरह 8 कंप्लीट करना है, और न्यू बॉन्डिंग में है कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी है उसको पूरा किया जाता है। तो 6 वैलेंसी है, 6 बॉन्ड बनाना है, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट। सल्फर फाइनल कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर कंप्लीट।